Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about four major articles. In the first article we will be discussing about रशिया के साथ जो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हमने साइन किया है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सेकंड में हम वुमेन्स की जुडिशरी में अपॉइंटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. देन हम आरएसएस के बारे में थर्ड आर्टिकल में डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में हम यहाँ पे डिपॉजिट के बारे में बात करेंगे. एनआरआई के डिपॉजिट को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर आपके आरबीआई ने कुछ नए इंसेंटिव लॉन्च किए. तो आइए एक एक करके हम इन सभी चीजों के बारे में जान लेते हैं. तो रिसेंट टाइम में एक सोशल मीडिया पे न्यूज सर्कुलेट होती है कि भाई हमने जो रेसिप्रोकल एक्सचेंज लॉजिस्टिक एग्रीमेंट किया है रशिया के साथ, ये जनवरी से जो ऑपरेशनलाइज हुआ है, यहाँ पे 3000 ट्रुप्स इंडिया के अंदर स्टेशन किए जाएंगे रशिया के परमानेंटली. इसके बाद से बहुत ज्यादा हाइतौबा मचने लग गई थी. तो ये पहली बार नहीं है कि जब हमने ऐसा कोई लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया है और इस एग्रीमेंट में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जहां पे 3000 रशियन सोल्जर्स को इंडिया के अंदर डिप्लॉय करने की बात की जा रही हो. तो कहा जा रहा है कि भाई यूएस के साथ हमने लिमोवा यानी लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट किया था 2016 में. ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, सिंगापुर, साउथ कोरिया और वियतनाम के साथ भी हमने एग्रीमेंट किया है. तो इससे आपकी ब्लू वाटर रीच इंक्रीज होती है, जहां पे आपका टर्न अराउंड टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है. मोर ओवर आपके यहाँ पर नेवी की इंड्योरेंस इंक्रीज होती है, जहां पे आप अपने जो मिशंस वगैरह हैं या ट्रेनिंग है वो अपने मरीन टाइम जोन से बाहर भी कंडक्ट आराम से कर सकते हैं. इसमें इंटर ऑपरेटेबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है, जहां पर कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, रिफ्यूलिंग के प्रोसीजर दोनों देशों में मल्टीलेटरली इसे डिप्लॉय किया जा सकता है. मोर ओवर यहाँ पे मरीन टाइम डोमेन की आपकी अवेयरनेस भी इंक्रीज होती है, क्योंकि आप दूसरे का पोर्ट यूज कर रहे हैं तो आपकी सर्वेलेंस कैपेसिटी और ज्यादा इंक्रीज होती है. और जहाँ पे ग्लोबल सी लेन जो कम्युनिकेशन की कही जाती है, यहाँ पर आप जैसे मलक्का स्ट्रेट की बात करें या गल्फ ऑफ लाइक एडन की बात करें, गल्फ ऑफ ओमान की बात करें, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, बाब अल मंडब स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट, बहुत सारी जो स्ट्रेट्स हैं उनको आप साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो कहा जाता है कि भाई यहाँ पे आपकी ऑपरेशनल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर फोकस होता है. सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव और बुक कीपिंग के लिए प्रोसेस और ज्यादा सिंपल कर देता है. इसमें मिलिट्री एक्सरसाइज में आप एक दूसरे के लिए पोर्ट कॉल के लिए इसे यूज कर सकते हो, ट्रेनिंग मॉड्यूल के लिए यूज कर सकते हैं एंड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के लिए आप यहाँ पे इस चीजों को यूज कर सकते हैं, जहां पर फ्यूल, वाटर, फूड, बंकरिंग, आपको मेडिकल केयर, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और स्पेयर पार्ट के लिए कुछ सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है. इसमें कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं होता जहां पे आपको परमानेंट स्टेशन करनी हो किसी के देश के अंदर अपनी आर्मी को. तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई ये कुछ चैलेंजेस रहते हैं कि भाई मिस कम्युनिकेशन जो आपका सोशल मीडिया पे स्प्रेड करता है तो इससे रूमर्स बढ़ते हैं, तो हमें इसे कंट्रोल करने की जरूरत है. वैसे इससे बेनिफिट ये है कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल आपके कम हो जाएंगे, रिसोर्स का एक्सेस आपका और ज्यादा बढ़ेगा, आर्टिक के एरिया का एक्सेस आपका बढ़ेगा एंड डिजास्टर रिलीफ के अंदर आपकी प्रेजेंस और ज्यादा बड़ी होगी. तो यहाँ पे एक्सपेंशन कहीं ना कहीं हमने किया है बट और ज्यादा करने की जरूरत है हमें. एंड कहीं ना कहीं हमें ट्रांसपेरेंसी को और ज्यादा बूस्ट करना चाहिए एंड कहीं ना कहीं इसमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम वेरियस सुपर पावर्स के बीच में अपने जो कंसर्न्स है उसको रेज कर सके. मींस वी हैव टू ट्राई टू बैलेंस इट आउट कि भाई इससे यूएस नाराज ना हो जाए. यूएस के साथ जब हमने साइन किया था तो उससे रशिया नाराज ना हो जाए, तो उस चीजों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए. तो यहाँ पे पब्लिक कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है आपकी. मोर ओवर आर्टिक ओपनिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पे आप यहाँ पर मान के चलें कि अपनी एनर्जी सिक्योरिटी कैपेबिलिटी को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं इससे. तो इसके रिगार्डिंग ये मेंस का और प्रीलिम्स का क्वेश्चन है. आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की. अभी अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर महज 5% के आसपास आपको वुमेन रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है. मतलब 37 में से सिर्फ 2 ही महिला जज हैं यहाँ पे. तो कहा जाता है कि हिस्टोरिकली ऐसा ही देखने को मिला है. एंड अभी जो जस्टिस वी मोहना जी को अपॉइंट किया गया, ये दूसरी ऐसी महिला है जिनको बार से सीधा सुप्रीम कोर्ट में लाया गया. इससे पहले ये जो आपका अपॉइंटमेंट था वो जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी का हुआ था और यहां पे ये दूसरी बारी आपको ऐसा देखने को मिला है. जनरली जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं बार के, उनको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जा सकता है. इसके लिए आप आर्टिकल 124 को देखिए, जहां पे ये कहा जाता है कि भाई आपको एटलीस्ट हाई कोर्ट के अंदर 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेट का. एक हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट इन सक्सेशन का भी हो सकता है, या आप प्रेसिडेंट की नजर में डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो तो आपको यहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है. अपॉइंट करने के लिए इंडिया के अंदर कोलिजियम सिस्टम होता है, जहां पर 4 सीनियर मोस्ट जजेस और सीजीआई मिलके आपके नाम के ऊपर डिस्कशन करेंगे और मोहर लगाएंगे, जहां पर बाद में प्रेसिडेंट आपको अपॉइंट करते हैं.
ऐसे ही आर्टिकल 217 के अंदर हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट होती है। तो यहाँ पे 217 क्लॉज 2 क्लॉज बी के अंदर ये कहा जाता है कि भाई हाई कोर्ट के जज के लिए आपको हाई कोर्ट या हाई कोर्ट इन सक्सेशन के अंदर 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर अगेन हाई कोर्ट के अंदर फिर भी आपको बहुत लार्ज नंबर में ये देखने को मिलता है कि भाई वुमेन का अपॉइंटमेंट होता है। बट यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई जब आपकी जो महिलाएं हैं यहाँ पे अपॉइंट की जाती है तो उनका जुडिशियल टेन्योर बहुत कम रहता है, तो वो कभी भी कोलिजियम सिस्टम का पार्ट नहीं बन पाती। एंड इंटरसेक्शनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको कम देखने को मिलता है। मिनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको कम देखने को मिलता है। तो कहते हैं कि बेल्जियम में एक अच्छी प्रैक्टिस है, 1/3 जो रिजर्वेशन है यहाँ पर महिलाओं को दिया गया। साउथ अफ्रीका में भी 11 में से 6 जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जजेस होती है वो महिला होती है। तो क्या इंडिया में भी ऐसा करना चाहिए? देखिए, इंडिया के अंदर रीजनल डाइवर्सिटी को तो हम ध्यान में रखते हैं, जैसे अलग अलग हाई कोर्ट से हम जजेस को अपॉइंट करते हैं, किसी भी एक हाई कोर्ट से मल्टीपल जजेस नहीं आते हैं आपके। बट क्या यहाँ पे हमें क्या ये जरूरी है कि यहाँ पर महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज करे? तो यस, बेशक यहाँ पे होना चाहिए। इसके लिए कहीं ना कहीं एक अमेंडमेंट आनी चाहिए जहां पर जुडिशरी भी आपकी तैयार हो, एक फॉर्मल रिटर्न पॉलिसी इसके लिए क्रिएट होनी चाहिए एंड फेयर जेंडर और कास्ट कोटा यहाँ पे होना चाहिए। तो कहते हैं कि भाई इसमें आप अपॉइंटमेंट के लिए बेल्जियम का मॉडल अपना सकते हैं, एक रिटर्न पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं एंड इसमें डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के ऊपर आप फोकस कीजिए। तो ये आपके क्वेश्चन है जो आपको प्री और मेंस में देखने को मिलते हैं, तो इनको एक बार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आरएसएस की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल, तो स्वयंसेवक संघ। अगर बात की जाए तो 1925 में इसका गठन किया गया था केबी हेडगेवार के द्वारा नागपुर के अंदर। एंड ये संघ परिवार जो है एक्चुअल में इंक्लूड करता है आपकी रूलिंग पार्टी बीजेपी को। तो इनकी आइडियोलॉजी हिंदू बेस्ड है, यानी कल्चरल नेशनलिज्म को ये प्रमोट करते हैं, हिंदू कम्युनिटी को जोड़ने की बात करते हैं एंड इवन ट्रेडिशनल वैल्यूज को रिस्टोर करने की बात करते हैं। शाखा इनकी डेली लोकल गैदरिंग होती है जहां पर फिजिकल फिटनेस, डिसिप्लिन, आइडियोलॉजिकल आप कह सकते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है एंड यहाँ पर संघ चालक जो है जैसे मोहन भागवत जी, वो इसके लीडर होते हैं। तो इसके ऊपर 3 बार बैन लगा, 1948 में महात्मा गांधी की डेथ के बाद, 1975 में आपकी लाइक इमरजेंसी के टाइम पे एंड 1992 में। बट तब भी ये सरवाइव कर पाया और इसके पीछे रीजन क्या था? कहते कि भाई देखो, यहाँ पर जो आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल है या संघ है, तो इसको आप फॉर्मुलेट करते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के तहत, जहां पे कहा जाता है कि भाई आपको फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, यूनियन है एंड आप कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना सकते हैं, बट इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी के बेसिस पे। अब ये फंडामेंटल राइट है। अब आपका स्टैट्यूटरी राइट कहता है कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए, तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखी है, तो इस वजह से लोग ये कह रहे हैं कि भाई इन्हें ऑडिट नहीं कर पाते हैं, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी का कोई हिसाब किताब नहीं है और टैक्स कंप्लायंस को लेके भी यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है। तो कहते हैं कि भाई देखो, यहाँ पे आपका जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट बिल 2026 है, इसमें प्रपोज किया गया कि डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो है वो एसेट मैनेज करेगी एनजीओ के एंड यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड ड्यू प्रोसेस के ऊपर इसे डायरेक्ट आप कह सकते हो इंपैक्ट इसमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि भाई क्या चैलेंजेस है आपके सामने? तो कहते हैं जब कोई चीज रजिस्टर्ड ही नहीं है तो उसकी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर कर सकते हो? कोई सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है एंड टैक्स कंप्लायंस की कोई स्क्रूटनी नहीं कर सकता, तो कैसे आप ये इंश्योर कर सकते हो जो पैसा इनके पास आता है वो सही काम के लिए यूज हो सकता है? बट कहते हैं इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि भाई जो बार बार इनके ऊपर एग्जीक्यूटिव का बैन लगा वो इसको इसीलिए सर्वाइव कर पाए क्योंकि पेपर वर्क मिनिमम है, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, इस वजह से। और कहते हैं कि भाई ये ग्रास रूट लेवल पे ऑपरेशन इनके डिसेंट्रलाइज्ड है, जहां पे लोकल लेवल पे आपकी शाखाओं को रन किया जाता है एंड लोकल रिसोर्सेज को यूज किया जाता है स्टेट ब्यूरोक्रेसी को अवॉइड करते हुए। अब यहाँ पे जुडिशियल अफर्मेशन में भी ये कहा गया कि भाई ये ग्रुपिंग जो होती है वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकती है, तो इस चीज का कोई रोक टोक नहीं है। वैसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 इस चीज को गवर्न करता है, इंडियन टैक्स इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 भी इसको गवर्न करता है एंड मोर ओवर आपके रजिस्टर्ड एफिलिएटेड इस अगर हम बात करें तो इसमें कोर आइडेंटिटी इनफॉर्मल ग्रुपिंग में हो सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर कहा जाता है। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे वॉलंटरी डिस्क्लोजर नॉर्म को आप फुलफिल कीजिए, आप अपने आप से प्रोएक्टिवली डिस्क्लोजर स्टार्ट कीजिए एंड यहाँ पे ग्रुप में ऑटोनॉमी तो ठीक है बट बैलेंस करना पड़ेगा रेगुलेटरी सुपरविजन को भी, कि आप कानून से ऊपर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे ये आपके 2 क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे देखने चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे 2 टाइप के अकाउंट्स की। एक अकाउंट होता है आपका नॉन रेजिडेंट्स के लिए, जहां पे आप देखते हैं नॉन रेजिडेंट्स एक्सटर्नल अकाउंट्स।
अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है राजू, राजू अमेरिका गया हुआ है और राजू ने यहाँ पर, वो एनआरआई कैटेगरी में है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, उसने एक रुपी डोमिनेटेड बैंक अकाउंट खोला। तो क्या होता है कि इसने मान लो $100 इसमें डाले तो वो ऑटोमेटिकली रुपी में चेंज हो जाएंगे, एंड जब बाद में जब भी ये पैसा निकालना चाहेगा तो ये फुली आपका पैसा मिलेगा, इसे विद इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो ये आप ट्रांसफर कर सकते हो अब्रॉड और इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। बट दूसरी तरफ अगर हम बात करें फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट की बात की जाए, तो यहां पे क्या होता है कि भी पैसा डॉलर में ही मेंटेन किया जाता है, तो मतलब आप डोमेस्टिक एक्सचेंज इसमें नहीं है कि भाई हम यहाँ पे डॉलर या यूरो किसी में भी आप अपना अकाउंट में डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो उस फॉरेन करेंसी के अंदर इसे रखा जाएगा, रुपए के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रोटेक्ट करते हैं डिपॉजिटर को कि भाई वो डोमेस्टिक एक्सचेंज में जाएगा, पैसा कन्वर्ट करेगा रुपए के अंदर, और बाद में जब पैसा देते टाइम अगर रुपी जो है वो आपका लेट्स से वीक हो गया तो उस टाइम आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो उससे बचाने के लिए ही तो यहाँ पे कहते हैं कि भी फुल आपका जो भी आपने पैसा दिया है वो आपको वापस मिलेगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एक साथ। एंड यहाँ पे इनकम टैक्स में भी इसमें एग्जम्पशन दी हुई है, वैसे इसे रेगुलेट करते हैं हम फीमा एक्ट के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है आपका, और आरबीआई इसको कंट्रोल करता है इसके अंडर। तो यहाँ पे कहा जाता है कि भाई अभी इसको क्या क्यों किया गया, तो कहते हैं कि भाई इससे कैपिटल इनफ्लो इंडिया के अंदर बढ़ेगा, क्योंकि अभी जैसे आपने देखा होगा यूएस के फेडरल बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है काफी हाई है, तो कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए काफी ठीक रहेगा। रुपए की डेप्रिसिएशन को हम रोक पाएंगे क्योंकि डॉलर की लिक्विडिटी आपकी इंक्रीज होगी, एंड मोर ओवर चीप एक्सटर्नल फंडिंग आपको मिलेगी पब्लिक सेक्टर के लिए भी, तो ये भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल पाएगा। एंड एडिशनली अगर हम बात करें तो इसमें इश्यूज ये हैं कि अभी हमारा जो बीओपी है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, $30 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है। अभी रुपये का डेप्रिसिएशन काफी तेजी से हो रहा था, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन रुपये रिकवर किया, एक टाइम पे 96 चला गया था, वापस से 94 पे आया। एंड यहाँ पे हेजिंग कॉस्ट जो है वो बैंक को नहीं पे करनी पड़ेगी, मतलब रुपये को डॉलर में, डॉलर को रुपये में एक्सचेंज बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि भाई ये आपको 3 से 5 साल की फेज के लिए आपको ये प्रोविजंस यहाँ पे दिया गया है कि भाई आप अब कोई भी इंटरेस्ट रेट यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हो। तो कहते हैं कि भाई ये 3 से 5 साल के लिए पैसा अगर आपके पास आएगा तो इस केस में आपके पास बहुत ज्यादा कुछ खोने को नहीं है, बट यस आपकी डॉलर की इनकमिंग इंक्रीज होगी। मोर ओवर ये जो आपकी रेगुलेशन है ये 17 जून से स्टार्ट हुई है, और 30 जून तक अगर आप डिपॉजिट करते हो तो इसमें लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल के अगर डिपॉजिट करते हो तो उसमें आपको बेनिफिट मिल पाएगा। तो यहाँ पे आपका आरबीआई कुछ पार्ट इसका अब्सॉर्ब करेगा, कुछ पार्ट आपका लाइक यहाँ पे आपके बैंक्स अब्सॉर्ब करेंगे शॉक का, बट यस ये एक तरह का एक ऐसा मेथड है, इमरजेंसी मेथड, जिसके अंदर हम डॉलर की इनकमिंग को इंडियन इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज कर रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन है, प्लीज इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। आज की डिस्कशन में इतना ही था, धन्यवाद।